ऐसी फिल्मों से देश का, भाईचारे का, सब लोगों का माहौल खराब होता है। हमारे देश का जो इतिहास है और कैसे ये जो हमारी जो पहले की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया। 2 मिलीमीटर से बच गया, जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था। लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है, और आगे जो कह रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। जून के महीने में रिलीज होनी थी इमरजेंसी, जून के महीने में, लेकिन साहब ये 70 mm के पर्दे पर पहुंचने में ना 7 महीने लग गए कंगना की इस इमरजेंसी को। आज भी बवाल जारी है, देखिए। हमें कितना संघर्ष करके आज हम थिएटर्स तक पहुंचे हैं, और मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे यहाँ पर फिल्म देखने आए, इन्होंने फिल्म को देखा और बहुत सराहा। तो हमारी टीम के लिए और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसी फिल्मों से देश का, भाईचारे का, सब लोगों का माहौल खराब होता है। मुझे लगता है कि इमरजेंसी ये निश्चित रूप से हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही काली इस प्रकार की रात है, और उसको हमारे देशवासियों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। हमारे देश का जो इतिहास है और कैसे ये जो हमारी जो पहले की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया। It's another propaganda movie, just like your Kashmir movie, the Kashmir Files, Kerala Files. It's all fictionalized. Nothing is fact-based. जितने भी डीसी साहबान हैं पंजाब के, उन सभी को लेटर भेजा के फिल्म पर रोक लगाई जाए। नहीं, पिक्चर रिलीज नहीं हो रही जी। मैनेजर से बात हो गई है, उसने भी आके बाहर आके बोल दिया कि ये पिक्चर नहीं रिलीज कर रहे। आप सबसे निवेदन है कि कृपया करके हमारी फिल्म देखें। देखिए, कंगना की फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इसकी रिलीज भी काफी मुश्किल रही। आप जानते हैं कंगना को एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी रिलीज से पहले। सेंसर सर्टिफिकेट पाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ी। मतलब रिलीज के लिए कंगना को काफी पापड़ बेलने पड़े थे साहब, लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। अब रिलीज के बाद भी उनकी मुश्किलें कम ही नहीं हो रही हैं। अब पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जहां इसे बैन करने की मांग हो रही है। देखिए, संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है साहब कि अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की पहली शर्त है, पहली शर्त। और अभिव्यक्ति की इसी आजादी का मान रखने के लिए, आप सोचिए ना, अब कुछ लोग कहेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु तक को उसकी बात रखने का मौका दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी दी गई। 26/11 मुंबई अटैक करने वाले आतंकी कसाब तक को अपनी बात कहने की छूट मिली। अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता के नाम पर भारत में कई लोग भगवान राम तक पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं और राम मंदिर तोड़ने की बात कर चुके हैं। अभिव्यक्ति की आजादी सबसे खूबसूरती यही है, लेकिन अभिव्यक्ति की यही स्वतंत्रता आपातकाल पर बनी कंगना रनौत की फिल्म को लेकर इमरजेंसी में आ गई है। पूरे देश में रिलीज होने वाली ये फिल्म पंजाब में रिलीज नहीं हुई, क्योंकि पंजाब में इस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन, लोग सड़कों पर है। सिख समुदाय चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, पटियाला समेत कई शहरों में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिनेमा, ये देखिए आप तस्वीरें, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, मोहाली, पंजाब में ये सारी तस्वीरें अलग अलग। सिनेमाघरों ने फिल्म रिलीज करने से इनकार कर दिया पंजाब में। यही नहीं,
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी इस फिल्म की रिलीज का विरोध कर रही है, उनका अपना पक्ष है। अब एसजीपीसी का कहना है साहब कि ये फिल्म सिखों की छवि को खराब करती है और इतिहास को गलत तरीके से दिखाती है। एसजीपीसी का आरोप है कि इस फिल्म में सिख विरोधी भावनाओं वाले कई आपत्तिजनक दृश्य हैं, इसलिए फिल्म बैन होनी चाहिए। अच्छा, रिलीज आज हुई है वैसे ये फिल्म, और इमरजेंसी फिल्म के निर्माताओं को माफी मांगनी चाहिए, ये एसजीपीसी का पक्ष है। वहीं कंगना रनौत ने भी रिएक्ट किया साहब इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर, इस विरोध को फिल्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा कि ये कला और कलाकारों का पूरी तरह से शोषण है। उनके शब्द हैं, मैं सभी धर्मों का बहुत सम्मान करती हूं और ये मेरी इमेज और फिल्म को नुकसान पहुंचाने का प्रोपेगेंडा है। यानी कि सिखों की सबसे बड़ी संस्था एसजीपीसी धार्मिक कारणों से फिल्म का विरोध कर रही है, उनका विरोध अपनी जगह। कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि इससे तो भाईचारा खतरे में आ जाएगा, बैन करो फिल्म को। कांग्रेस का आरोप है कि यह फिल्म भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकती है। यही भाईचारा साहब याद है इससे पहले साबरमती का सच दिखाने से खतरे में आया था। यही भाईचारा तब भी खतरे में आया था जब फिल्म मैच फिक्सिंग में बताया गया था कि हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी कैसे गढ़ी गई। यही भाईचारा साहब तब खतरे में आ गया था जब कश्मीर में हिंदू नरसंहार को लेकर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स आई थी। यही भाईचारा तब भी खतरे में आया था जब कथित रूप से लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी आई थी। यानी कि जो भाईचारा हिंदुओं को जिंदा जलाने से खतरे में नहीं आता, 56 कारसेवकों को साबरमती हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने से खतरे में नहीं आता, भाईचारा आपातकाल पर बनी फिल्म दिखाने से फिर से खतरे में आ गया। आपातकाल लगाने से नहीं आया, उतना नहीं आया होगा भाईचारा जितना आज उसका सच दिखाने से आ रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है साहब कि जो लोग 1975 की इमरजेंसी की भयावहता के बारे में नहीं जानते उन्हें इमरजेंसी फिल्म जरूर देखनी चाहिए, जिससे पता चल सके साहब कि लोकतंत्र की बातें करने वाली कांग्रेस ने कैसे लोकतंत्र को ही जेल में डाल दिया। काला इतिहास, काला धब्बा हर कोई जानता है। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ इस वक्त यहां लाइव स्टूडियो में है, और कांग्रेस पार्टी के पंजाब से सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं जीएस बाली जी। बाली जी स्वागत है, नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत आपका। बैन होनी चाहिए बाली जी, कांग्रेस पार्टी को भी ये लगता है। वैसे तो पंजाब में रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन आप कह रहे हैं कि बैन होनी चाहिए पंजाब में मूवी, ये मांग है आपकी सर, और पूरे देश में बैन की मांग कर रहे हैं आप तो शायद। देखिए अमन जी सबसे बड़ी बात यह है, आपने बहुत कुछ विस्तार से बताया है और हमने सुना भी है। जितनी कंगना जी खूबसूरत हैं, जितनी कंगना रनौत जी का संसद सदस्य हैं, और हम ये चाहते हैं अगर इतनी खूबसूरती से अगर वो बात भी करें, अगर वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा मैसेज भी दें, गड़े हुए मुर्दों को अगर उठाना है आपने, अगर भाईचारे में फर्क ना, वैसे तो हम ये आपको बता दें हिंदू और सिख ये चट्टान की तरह है, क्या हम 84 से देखते आ रहे हैं, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, चाहे कोई भी शक्तियां इसको अपना आजमाइश करके देख ले। हम पंजाब के अंदर एक हैं और एक ही रहेंगे हम। कहीं बाहरली ताकतें ऐसी होती हैं, फिल्में होती हैं अच्छा दिखाने के लिए, हमें डाउट ये आता है जब तक 1984 की बात है, अगर आप दिखाएंगे, मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है और ना हमें इस चीज में ज्यादा कोई वो, जैसा आप बता रहे हैं, जैसा हम दृश्य देख रहे हैं। आपने फिल्म नहीं देखी और आप विरोध कर रहे हैं? नहीं देखिए, विरोध रिलीज अभी हुई है, मैंने फिल्म अभी क्या करनी है, तो फिर बैन करने हमारा तो मतलब ही ये गलत हो तो बैन की मांग करिए ना। नहीं एक मिनट, मेरे को तो अब समझ में आ रहा है, आपने तो शायद देख लिया। नहीं, हाँ, एक मिनट सर, आपने देखी ही नहीं फिल्म, मेरी बिना देखे बैन हो सकता है, उसमें ऐसा कुछ हो ही ना, हो सकता है, मैंने नहीं देखी है, हो सकता है फिल्म में ऐसा कुछ हो ही ना जो आप समझ रहे हैं कि एंटी सिख होगा, हो सकता है हो ही ना, बिना देखे आप बैन की मांग कर रहे हैं, पूरे देश में बैन लगा दो, ये काम तो सेंसर बोर्ड का है। नहीं, आपका तो नहीं, सुनिए सर, अमन जी, अमन जी सुनिए, अमन जी बात पूरी करने। जी हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अगर पंजाब ने ये बयान दिया है, अगर कांग्रेस ने ये कहा है, जो दृश्य हमने देखे हैं, जो दृश्यों के बारे में बात हुई है, जो टीवियों में देखा है, जो मैगजीन जो मैगजीन में हम लोगों ने देखा है, क्या देखा? चाहेंगे ना क्या देखा है बताइए ना। क्या पूरे हिंदुस्तान में मैं आपके साथ मैं एक चीज बोलता हूं बाली जी, आजाद भारत के इतिहास में हो सकता है, मैं जो सिख कौम जो है ना सबसे देशभक्त कौम है, नमन है उनको, मैं मानता हूं
जो बॉर्डर्स हमारे सिक्योर है। सिख कौम सबसे देशभक्त कौम है आजाद भारत के इतिहास में, मैं खुलकर बोलता हूं। लेकिन आप इसके खिलाफ, मतलब ये जो मूवी के खिलाफ आप जो बोल रहे हैं, आपने कुछ देखा है? मैं आपके साथ आवाज से आवाज मिलाऊंगा, मैं आपके साथ विरोध प्रदर्शन के लिए मैं उतरूंगा सड़कों पर साहब, कि एक सिख समुदाय के खिलाफ कोई बोलकर तो दिखाए। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। मुझे एक उदाहरण दीजिए, है ना आनंद जी, उदाहरण दीजिए। हम भी आपके साथ हैं, आनंद जी आपके साथ, मैं आपके साथ। एक उदाहरण दीजिए कि अमन जी मुझे ये प्रोमो, ये टीजर में ये लाइन अच्छी नहीं लगी और ये सिखों के खिलाफ है। दीजिए उदाहरण, पूरा देश आपको सुन रहा है आज। मान्यवर सबसे बड़ी बात होती है सिखों के हमारे सिरमौर, जो हमारे अकाल तख्त के जत्थेदार, जो सिरमौर सिख कौम के, ये मान के चलिए, अगर कौम अगर विरोध कर रही है उसका, हम ये कहते हैं पंजाब के अंदर अगर ऐसी कोई बात, हम तो हिंदुस्तान में कहेंगे, अगर ऐसी कोई बात है, अगर ऐसा किसानों के बारे में भी कहा गया, सिखों के बारे में भी कहा गया, अमन जी जैसे आपने कहा, हमें भारतीय जो हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब ने हमें जो पगड़ी दी है वो हिंदुस्तान के लिए दी है, हमारी निशानी दी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, शान है तो हमारी अगर ये शान है हमारी खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। मैं कह पगड़ी हिंदू, मैं सुनिए ना मेरी गल सुनिए, मैं एक चीज सुनिए ना, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की शान है। आपने आपत्तिजनक क्या है एक तो बताइए ना मेरे को, मैं गलत हो सकता हूं। आपने अभी बोला मैंने देखा, मैंने टीजर देखा, उसमें ये था वो था, मुझे एक सीन बताइए क्या आपत्तिजनक है। मान्यवर 84 से लेके अभी तक गड़े हुए मुर्दों को उठाना, अगर उस बात को बंद कर दिया गया है, हमारा हिंदुस्तान एक शांति प्रिय है। हमारे आज के भी प्राइम मिनिस्टर और हमारे पहले भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे मैं इंदिरा जी से बात लूं, चाहे मैं आज की बात लूं, नहीं सर, अमन जी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे साबरमती नहीं बननी चाहिए, वहां कोई भी हो, चाहे सर फिर तो फिर क्या, नहीं आप कैसे तय करेंगे? आप तय करेंगे। चलिए मैं क्या कर दिया, मैं फिर आपसे खुलकर पूछता हूँ, आप कौन होते हैं तय करने वाले? नहीं, हु आर यू टू डिसाइड दिस नाउ? आप कौन होते हैं सर? हम कि 84 की वो कौन होते हैं? नहीं वो कौन होते हैं तय करने वाले? नहीं वो सेंसर कौन बोर्ड होते हैं तय करने वाले? सेंसर बोर्ड ना अपना, मैं देश संविधान से चलेगा सेंसर बोर्ड। कंगना रावत तय करेंगी, कौम के लिए सेंसर बोर्ड, कंगना रावत तय करेंगी सेंसर बोर्ड ना अपना, मैं देश संविधान से चलेगा। तय ये हो रहा आमन जी हाँ, यस, संविधान से मानने वाले लोग हैं, संविधान को, संविधान में ही रहते हैं हम लोग, मगर फिर भी हमें ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी न्यूसेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए जिसमें मजहब, अनंत जी, हम तो सिर्फ ये, ठीक है बाली जी, मैं आपके साथ हूं, न्यूसेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। न्यूसेंस क्या है वो तो बताइए सर। मैंने आपको शायद 7 मिनट दे दिया, आप नहीं बता पाए। आपने कहा चलिए हो सकता है आपने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं चाहिए, मतलब आनंद विजय जी, मुझे बार बार अब वो याद आता है वो मोदी विरोधी दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की आ जाती है ना, सारे जितने इकोसिस्टम छाती पीट कर उसको दिखाता है, तब नहीं गड़े मुर्दे उखड़ते। नहीं मैंने एक रुके ना सर, आपने नहीं कहा प्रभु, आपने नहीं कहा प्रभु, मैं वैसे अपनी बात रख रहा हूं। अनंत विजय जी, मतलब क्या इस पर मूवी नहीं बन सकती है? आपने तो देखी, आप बताइए ऐसा कुछ है क्या, अगर आप थोड़ा शेयर करना चाहें। देखिए मैं तो अमन जी सबसे यही पूछ रहा हूं, मैंने केरल स्टोरी के टाइम भी, मैंने कश्मीर फाइल के टाइम भी लोगों से यही पूछा था कि फिल्म देख के विरोध करिए, बिल्कुल बगैर देखे फिल्म का विरोध करना बस एक अंग्रेजी में कहावत है, बीटिंग अराउंड द बुश। आप गोल गोल घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं विरोध किस चीज का कर रहे हो। आपने बस एक किसी ने कह दिया कि इसमें सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया। अरे भाई मैं तो उसी धरती से आता हूं जहां से गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए थे, मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैंने फिल्म देखी है। उस फिल्म में कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है, और जो चीजें थी, और इमरजेंसी तो एक प्रसंग के तौर पर आता है उस फिल्म में, इमरजेंसी को देखिए मत, वो तो गूंगी गुड़िया से लेकर एक तानाशाह बनने की कहानी है इंदिरा गांधी की। इसमें ना गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं, ना कुछ किया गया है, बहुत अच्छा प्रोस्थेटिक मेकअप से इंदिरा गांधी की तरह लगी है कंगना रनावत। संजय गांधी को संजय गांधी की तरह दिखाया गया है। मतलब मुझे यह समझ नहीं आता कि विरोध करने वाले का लॉजिक क्या है। और आपने बाली जी से 7-8 मिनट तक निरंतर आप ये पूछते रहे कि बाली जी ये तो बता दो, लेकिन फिर वही बात मुझे याद आता है जब एक विदेशी राइटर ने एक रेड साड़ी करके किताब लिखी थी जो सोनिया जी पर थी, याद होगा रमन जी, उस किताब को भी किसी ने नहीं पढ़ा था और लोग कोर्ट में चले गए थे कि इसको सोनिया जी को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैंने तब भी
नहीं कहा था। बाली जी पार्टी लाइन टो कर रहे हैं, पार्टी ने कह दिया विरोध करो तो उनका कोई निजी उन्होंने देखी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। जो पार्टी की उनका जो सम्मान है बाली जी का, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो पार्टी लाइन टो कर रहे हैं ना बाली वो जी। पार्टी लाइन टो करे, पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, लेकिन ये कला संस्कृति अभिव्यक्ति का क्षेत्र है। जिस पार्टी के लोग संविधान का पॉकेट संस्करण लेके हाथ में घूमते हैं, उस पार्टी से इस तरह की उम्मीद करना कि एक संवैधानिक संस्था सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्म के खिलाफ जाके, अगर आपको कोई दिक्कत थी तो जून से लेके जनवरी तक आपने क्या सेंसर बोर्ड के सामने आपत्ति रखी? बिल्कुल ठीक। आपने कोई सेंसर बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखा, कुछ किया? अच्छा, अगर मैं गलत हूं, मैंने कुछ लोगों से सुना है इसमें तो मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी जी का महिमा मंडन किया गया, शायद बहुत अच्छी इमेज में दिखाया गया कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी और ये सारी चीजें। अगर मैं मुझे सही करिएगा अगर मैं गलत। बिल्कुल बिल्कुल, इंदिरा गांधी को बहुत मतलब ये ठीक है कि वो तानाशाह थी तो तानाशाह थी, वो उसको गूंगी गुड़िया कहा गया था तो कहा गया था। दरअसल ये फिल्म इंदिरा गांधी के जीवन की घटनाओं का एक ऐसा कोलाज है जिससे कहीं ना कहीं उनकी एक छवि अच्छी भी होती है और उनकी व्यक्तित्व का जो एक स्याह पक्ष था वो भी सामने लेके आता है। इसमें सिख धर्म का या सिखों का अपमान कैसे हुआ है, कोई मुझे ये समझा दे बस। मैं अच्छा, इसके पीछे ना हो सकता है उनके पुराने जो है ना क्या है, कंगना को लेकर पुराने बहुत विवाद है। आनंद जी, बाली जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। हो सकता है फिल्म से ज्यादा उनके पुराने विवाद हैं कि किसानों को लेकर कथित जो रूप से किसान आंदोलन, उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, वो सब जो जोड़ा ना, उनके पुराने जो बैकलॉग है, इसलिए शायद कंगना से उम्मीद ही नहीं है कि वो फिर से कुछ जो है उल्टा करेंगे मूवी के अंदर। हो सकता है वो ज्यादा पार्ट प्ले कर रहा है इस प्रदर्शन में। ये बाली जी से भी सवाल है, लेकिन पहले आनंद जी, ये भी हो सकता है पर ये संभव है अमन जी की ऐसा हो सकता हो, लेकिन मैं तो एक फिल्म प्रेमी होने के नाते, कला प्रेमी होने के नाते ये अपेक्षा करता हूं देश की जनता से, देश के दर्शकों से, कि आप कला को कला की तरह ट्रीट करो, उसमें राजनीति मत लेकर आओ। अभी साबरमती एक्सप्रेस का आपने सही उदाहरण दिया, वो कला है वो, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसी तरह से फिल्में बनती हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, मैच फिक्सिंग वाला देखा, मैच फिक्सिंग, कांग्रेस रूल स्टेट में थिएटर नहीं मिल रहा, मैच फिक्सिंग, हिंदू आतंकवाद को लेकर केरल फाइल्स के साथ क्या हुआ था, ये सारी इस तरह की मूवीज है। गुजरात वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रहती है, उसकी तो स्पेशल स्क्रीनिंग होती है जेएनयू से लेकर जगह-जगह, तमाम विश्वविद्यालयों से लेकर इकोसिस्टम बड़ा लहालोट होकर उसको दिखाता है, तब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं विरोध करती? लेकिन बाली जी, एक सवाल जो अनंत विजय जी ने पूछा वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी संविधान, लाल किताब हाथ में लेकर संविधान, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी संविधान में ही दी गई है, अभिव्यक्ति की आजादी इसी तरह से होती है, लेकिन इस फिल्म का विरोध करने से क्या संविधान मजबूत होगा, संविधान सुरक्षित होगा, लोकतंत्र और मजबूत होगा क्या? बाली जी। आमन जी, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे भाई साहब ने कहा अभी, सेंसर बोर्ड को क्या 7 महीने लग गए इसको रिलीज करने के लिए? नहीं लगे। कोर्ट में जाने के लिए कुछ तो था इसके अंदर, कुछ तो है इसके अंदर। अगर इंदिरा जी की छवि दिखाई गई है, अभी ये कहते हैं कि इंदिरा जी ये थी वो थी, अरे इंदिरा जी ने जो काम किया हिंदुस्तान के लिए शायद भी कोई कर पाएगा? हिंदुस्तान के कुर्बान हुई वो, इससे किसको? आप मुझे ये चीज बताइए। आप इंदिरा जी की बात करते हैं, मैं सुनिए 1 मिनट सर, आपने कहा है अगर हिंदुस्तान को अगर बांग्लादेश बनाया तो वो इंदिरा जी थे, सर अगर पाकिस्तान का मुंह चुप कराया तो वो इंदिरा जी थे। अरे सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए मेरी, मुझे 1 मिनट बात बताइए। एक आयरन लेडी थी वो इंदिरा जी, कोई ऐसा नहीं है कोई इंदिरा जी ने देश के लिए किया है। मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई ऐसी पंजाब में बात कोई है तो कंट्रोल भी उन्होंने किया है। अच्छा, तो ऐसी मूवी बननी चाहिए। अगर पंजाब में कोई न्यूसेंस क्रिएट हुई थी तो कंट्रोल भी, तो ऐसा नहीं है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, अगर सिख दंगा, नरसंहार, वो सब नहीं दिखाना चाहिए। अरे सुनिए, ये मुझे एक चीज, ये जब इस पे आएंगे अब ब्लू स्टार पे, अगर उस डिबेट पे आएंगे तो जरूर बुलाइएगा हमें, हम बताएंगे हम भुक्तभोगी हैं 84 से लेके आज तक। जी वही तो मैं कह रहा हूं, उसके लिए तो राजीव गांधी जी ने कहा था ना, बड़ा पेड़ धरती हिलती, वो सारी चीजें, वो तो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी जी के दुखद निधन के बाद फिर वो सारी चीजें, ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर वो सारी चीजें, तो वो आप जो बता रहे हैं कि 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो बहुत शानदार, इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, नमन है उनको। लेकिन उनके जो अभी जो स्याह पक्ष, दूसरा भी पक्ष है ना, अनंत विजय जी ने जो कहा, दूसरा पक्ष भी तो जाना है ना देश कि साहब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या इंदिरा गांधी का फैसला था, नहीं जानना चाहिए।
जो मतलब कड़वा, मतलब मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा बिल्कुल जानना, कड़वा कड़वा नहीं बोलेंगे। मगर मैं आप ये नहीं कड़वा कड़वा, आप हमसे भी कड़वा सुन लीजिए ना सर। ये अब गड़े हुई अगर 40 साल की आज जो जनरेशन आई है, क्या आप उसको पंजाब के अंदर हो या हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, क्या उस चीज को दिखाना, क्या इज इट राइट? हाँ, क्यों ना जाने भाई? हाँ बिल्कुल हाँ, जानना चाहिए, क्यों ना जाने। जब गुजरात दंगा जो है उसकी बात हो सकती है, क्यों ना जाने साहब? पता होना चाहिए देश के युवा पीढ़ी को क्या हुआ था, क्यों छुपाना, क्यों नहीं जानना चाहिए साहब? क्या किसने बनाया भिंडरावाले को, किसने बनाया था, किसने संत को खड़ा किया था, ये सारी चीजें जाननी चाहिए ना, किसने बनाया था? ये सारे खुशवंत सिंह की किताब में भी है, किताबों को थोड़ी ना बैन किया गया। खुशवंत सिंह की किताब में, सारी किताबों में इतिहास है साहब, संत को किसने बनाया, किसने खड़ा किया, कौन भस्मासुर बना, वो सारी चीजें हैं ना बाली जी। तो देश को क्यों ना पता लगे सर? बाली जी क्यों छुपाना? भाई हम तो ये देखिए, हम तो ये चाहते हैं, हमारा देश भी ये चाहता है, हमारे देश के लोग भी ये चाहते हैं कि अमन और शांति रहे हमारे देश के अंदर। हम तो ये चाहते हैं, हमारी सोच ये है, कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि हम शांत रहें, हमारा देश शांत रहे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, हम जो चीजें नहीं होनी चाहिए, गड़े हुए मुर्दे नहीं उठाने चाहिए, हम तो ये कहेंगे। मैंने पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर आज के प्राइम मिनिस्टर, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे बाली जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि गड़ा हुआ मुर्दा इस फिल्म में है क्या? वो तो देखी नहीं ना उन्होंने, वो आपने देखी नहीं, आपने सुनी। अच्छा, दूसरी बात, इसमें एक और कारण है कांग्रेस पार्टी के विरोध का। अरे सर एक मिनट रुक जाइए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट रुक जाइए, 7 महीने क्यों लगे सेंसर बोर्ड को? दरअसल अमन जी 7 महीने क्यों लगे सेंट्रल बोर्ड को? एक मिनट रुक जाइए सर, मैं बताता हूँ। अगर लगे ना 1 मिनट, अगर लगे तो लगे कैंची चले गई होगी ना। कितने कट्स लगे आपको पता है? सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी, जो आपत्तिजनक लगा ना आप तय करेंगे, ना मैं तय करूंगा, ना कांग्रेस करेगी, ना बीजेपी करेगी, ना अनंत विजय करेंगे। तो बेटा अगर सेंसर बोर्ड ने सेंसर बोर्ड ने वो काट दिए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा गांधी को विषय लेकर फिल्म बनती है, आंधी याद करिए, आज से 50 वर्ष पहले बनी थी आंधी फिल्म, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इतना ही बवंडर खड़ा किया था और इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के गाने आंधी के रील को जब्त करके जलाया गया था। और इसमें सरकार के महकमे के लोग गए थे मुंबई में और तारदेव के एक स्टूडियो से रील जब्त हुई थी। तो दरअसल इंदिरा गांधी पर जैसे ही विषय छूते हैं ना, कांग्रेस पार्टी बहुत संवेदनशील होकर रिएक्ट करती है। क्यों? उनको लगता है कि इंदिरा गांधी की जिंदगी की जब बातें आएंगी तो अच्छी बातों के साथ साथ बहुत सारे उनके व्यक्तित्व का, अब इसमें जैसे फिरोज जी और उनके बीच का जो तनाव है वो भी फिल्म में है। तो ये सारे कारण, संजय गांधी के सारे कारनामे इस फिल्म तो में देश को नहीं जानना चाहिए। नहीं, ऐसा कांग्रेस पार्टी तो मानेगी ना, उनका तो हक है, उनका तो दायित्व है ना कि वो उनके नेताओं के काले कारनामों को देश के सामने नहीं लाया जाए। विरोध इसलिए हो रहा है, इसमें सिखों का और हिंदुओं का भी इन्होंने कहा कि चट्टान की तरह मजबूत है। आपकी बात को मानते हुए चट्टान क्या एक फिल्म से दरक जाएगी बाली साहब? चट्टान एक फिल्म से दरक जाएगी। आखिरी 30 सेकंड बाली जी, चट्टान एक फिल्म से दरक जाएगी। इंदिरा गांधी मान्यवर आप चट्टान की बात करते हैं, आप छोटी सी बात के लिए हिंदुस्तान में मैं अब क्या कहूं आपको, हमको ये नहीं है कि कल ही आए हैं कांग्रेस में, बहुत समय से हम लोग लगे हुए हैं, हमें पता है सब कुछ। आप ये बिल्कुल छोटी चट्टान की बातें जब आती हैं, आपने किसान रैली में कहा खालिस्तानी, सर आपने कलकत्ता के अंदर कहा सरदार जी को खालिस्तानी। सुनिए खालिस्तानी घुसपैठ का जिक्र किया। एक मिनट अमन जी, खालिस्तानी घुसपैठ, अमन जी सुन लीजिए, वो किसान नेताओं ने खुद माना था। नहीं सुनिए, हुई थी ना वो। आप क्या आईपीएस, अगर आईपीएस बंगाल में था, क्या वो खालिस्तानी था? लोगों ने क्या कहा उसको? नहीं सर, किसानों को किसी ने खालिस्तानी नहीं कहा। आप मुझे बताइए, नहीं किसानों को किसी ने खालिस्तानी नहीं कहा। क्या वो सरदार जी खालिस्तानी थे क्या? वो एक चीज मैं बोलता हूं सर, बाली जी, नहीं किसी ने खालिस्तानी घुसपैठ का जिक्र किया था कि वहां पर खालिस्तानी की घुसपैठ हो गई थी। कलकत्ता के अंदर आईपीएस ऑफिसर को क्या कहा गया? चलिए सर, वो हुआ, कई बॉर्डर्स पर दिखा था, दलित के हाथ पैर कटे टंगा था, तो खालिस्तानी घुसपैठ हुई थी, जिससे किसान भाइयों की इमेज पर भी असर पड़ा और किसान भाइयों ने आपत्ति जाहिर की थी कि साहब घुसपैठ हुई है। वो सारी चीजें फैक्ट्स हैं सर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी, आपका बाली जी, आपका अपने बात रखी। उधर सैफ अली खान की बात करेंगे। सैफ अली खान पर हमले की 56 मिनट की मिस्ट्री की बात अब करना बहुत जरूरी, क्योंकि सॉल्व नहीं हो रही है साहब।
जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत कंसर्न है। वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज बेटर एंड वी होप दैट ही इज फीलिंग बेटर। मुंबई से वेरी सेफ प्लेस, बहुत कमाल की है, सुरक्षा को कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है, बट ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो होते हैं तो आई थिंक दैट कीप्स अस ऑन आवर टोज कि हमें और ध्यान रखना चाहिए कि आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है एंड ऑल माई प्रेयर्स आर विद देम। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस, ही इज अ रियल हीरो दैट वे। 2 मिलीमीटर से बच गया, जहाँ तक नाइफ पहुँचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था। उनके फैंस बड़ी तादाद में पूरे देश में हैं, सबको मुंबई पुलिस से उम्मीदें हैं और उम्मीदों की इस कसौटी पर मुंबई पुलिस निसंदेह खड़ी है। वो उसे सुनेंगे, क्योंकि अगर सैफ अली खान पर इस तरह से हो रहा है तो आम आवाम की एक बार हम जरूर सोचें। मुंबई में होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुंबई को सेफ रखने का काम जरूर हमारी सरकार कर रही है। 42 घंटे बीत चुके हैं साहब, 42 घंटे इस हमले को, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि सैफ अली खान पर हमला क्यों हुआ। हमला करने वाले चाकूबाज का मकसद क्या था। एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में चाकूबाज की एंट्री कैसे हुई? फ्रेंडली एंट्री थी। जिस सामान्य तरीके से चाकूबाज घुसा और जितने आराम से मतलब वो बाहर निकल गया, क्या उसकी बिल्डिंग में किसी से क्या जान पहचान थी? मतलब ये फ्रेंडली एंट्री थी साहब। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब 48 घंटे के बाद भी अभी तक नहीं मिले। मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है 56 मिनट वाली। पुलिस ने इस केस में जिन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, ध्यान से सुनिएगा, उनमें से एक को छोड़ दिया है, जबकि शाहिद नाम का दूसरा संदिग्ध जो है ना, वो अभी भी गिरफ्तार है। स्क्रीन के दूसरी तरफ वो चाकू का वो हिस्सा है जो सैफ अली खान की पीठ में जो है वो बताया गया कि वो घुस गया था, अटक गया था। सिर्फ हिरासत में रखा गया, दूसरे को भी गिरफ्तार नहीं है। 2, एक को छोड़ दिया, दूसरा हिरासत में। इसका मतलब यह है कि पुलिस को दूसरे संदिग्ध के खिलाफ अभी तक पुख्ता जानकारियां नहीं मिली हैं। अभी तक पुलिस को शायद वो चाकू भी नहीं मिला है जिससे हमला हुआ। टुकड़ा है जिसका एक सिर्फ टुकड़ा जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये वो टुकड़ा है चाकू का जो सैफ अली खान की पीठ के अंदर घुस गया था। बताया 2 mm से बचा है, सैफ अली खान से 2 mm से बचे हैं। 2 mm इधर होता तो नुकसान हो सकता था बड़ा। एक टुकड़ा सैफ अली खान के शरीर में रह गया था। अभी तक इस सवाल का जवाब लेकिन नहीं मिला है साहब कि जिस संदिग्ध को सैफ अली खान के घर की सीढ़ियां जो दूसरी तरफ देख रहे हैं, उतरते हुए, चढ़ते हुए, नीचे उतरते हुए देखा गया था, उसके बैग में भी ऐसा क्या था जो वो लेकर सैफ के घर में आराम से घुसा और निकला? ये देखिए आप, चढ़ा तो बैग था, उतरा तो बैग था, जब हिरासत में ले गया तो कंधे पर बैग था। पुलिस ने इस संदिग्ध को पकड़ा तो उसके पास एक दूसरा बैग मिला। ये देखिए आप, अब वो बैग कहां है जिसे लेकर ये सैफ के घर से बाहर आया था? ये देखिए आप, ये 3 तस्वीरें हैं ना, तीनों तस्वीरें आप देखिएगा। 16 जनवरी हमले के बाद फरार और हिरासत में आरोपी जो है लिया गया। इसके अलावा ये भी अभी साफ नहीं हो पाया साहब कि कुछ सवाल है, हमलावर का असली निशाना क्या वाकई सिर्फ सैफ अली खान थे या कोई और? हमलावर का मकसद सिर्फ चोरी करना था या कुछ और? संदिग्ध के बैग में क्या था जो बिल्डिंग से लेकर वो निकला? क्या हमलावर की बिल्डिंग में फ्रेंडली एंट्री एग्जिट हुई है? सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेंडली एंट्री मतलब जो है कुछ जान पहचान थी, वो किसी तरह से अंदर घुसा, पता था उसने आना है, ऐसा कुछ फ्रेंडली एंट्री एग्जिट हुई क्या? एफआईआर के मुताबिक हमलावर को पकड़ लिया गया था तो वो भागा कैसे? अगर हमलावर का मकसद चोरी था तो हमला क्यों किया? अगर संदिग्ध ही हमलावर है जिसको हिरासत में लिया गया तो वो बिल्डिंग की किसी और सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखा? और अगर हमलावर चोरी के लिए घुसा था तो उसने पकड़े जाते ही 1 करोड़ कैसे मांग लिए? सैफ अली खान के घर में मौजूद कई स्टाफ ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश
क्यों नहीं की? वो तो अकेला था। क्या सैफ अली खान पर हमले के पीछे कोई घर का भेदी है? फ्रेंडली एंट्री थी? वो पहले से घर के अंदर था? ये बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए 16 जनवरी की रात 56 मिनट तक सैफ अली खान के घर पर क्या क्या हुआ, 56 मिनट, इसको लेकर मिस्ट्री अभी सॉल्व नहीं हुई है। सैफ अली खान पर हमले को लेकर हैरान करने वाला एक और सवाल यह भी है कि सवाल पकड़े गए संदिग्ध के जूतों को लेकर भी है साहब। सीसीटीवी में क्या दिखाई दे रहा है कि जब वो सैफ अली खान के घर में चढ़ रहा था तो उसके पैर जो हैं उसमें जूते नहीं थे। अच्छा हाँ, ये देखिए, आप देख रहे हैं, आप पहली तस्वीर, और वो नंगे पांव था। उतरते वक्त पैर में जूते दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो अंदर घुसा, चाकू वाकू मारा, जूते पहने, नीचे उतरा। कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं। बड़ा सवाल ये भी कि अगर संदिग्ध हमलावर है तो क्या उसे हमला करने के बाद जूते पहनने का मौका मिल गया था? नंगे पैर गया, जूते पहनकर आया, मतलब क्या वो जूते बैग में छिपा कर लेकर गया था? पुलिस के मुताबिक शाहिद नाम बताया जा रहा है उसका। हालांकि इस आरोपी पर पहले ही 4 से 5 हाउस ब्रेकिंग के मामले दर्ज हैं। ये संदिग्ध चोरी के इरादे से पहले भी लोगों के घरों में घुस चुका है। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया को इस घटना से जुड़ा एक गवाह मिला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यूज़ 18 इंडिया को वो ऑटो रिक्शा वाला मिल गया। अब मैंने आपको कल बताया था ना कि घर में कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था, ड्राइवर नहीं था, ईवी थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, तो किसी को चलाना नहीं आता था, तो इस वजह से ऑटो में लेकर जाया गया सैफ अली खान को। ऑटो में गए थे सैफ अली खान। ऑटो रिक्शा का ड्राइवर मिला है जिसने 16 जनवरी की रात सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया था। इस ऑटो वाले ने बताया कि साहब 16 जनवरी की रात अचानक उसके ऑटो में एक महिला, एक बच्चा, एक जख्मी आदमी बैठे ऑटो के अंदर। उसे अस्पताल चलने के लिए कहा। अस्पताल पहुंचने के बाद उसे पता चला साहब कि उसके ऑटो में जो बैठा था वो सैफ अली खान था। सुनिए। मैं अपना एजेंसी वाला गली जो है अपना घूम रहा था, तो एक लेडीज आती आगे से भाग के, उसके बाद में गेट से आवाज आती है रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको। तो फिर बोलते कि भैया लगाओ फटाफट, गेट पे गाड़ी लगाओ, किसी को घाव लगा है। फटाक से मैं गाड़ी लगाता हूँ वहाँ, उसमें से फिर गेट खुलता तो 4-5 लोग निकलते हैं। एक बंदा निकलता पूरा खून से लहू लुहान, ठीक है। उसको देख के मेरे को भी घबराहट सी होती, मैंने अरे क्या कैसा क्या मैटर हो गया। हाँ, थोड़ा मेरे को डर भी लगा, तो मैंने बैठाया उसको। बैठाने के बाद फिर एक बच्चा बैठता है, एक और एक कोई यंग आदमी बैठता है उनके साथ में, तो 3 लोग कुल मिला के 3 लोग जाते हैं। फिर मैं सीधा चल देता हूँ। मैंने सर आपस में डिसाइड करते कि कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, लीलावती जाएंगे, होली फैमिली जाएंगे। नहीं, वो आपस में नहीं बात करते। उनका जब बात खत्म होने के बाद फिर मैं उनको बोला, मैंने सर किधर लेना है, होली फैमिली लेना है या लीलावती? तो बोला लीलावती। तो वही मैं सीधा हिल रोड से राइट मार के सीधा उनके घर से, अपना गार्डन है, गार्डन से राइट मार के हिल रोड आ गया। हिल रोड से फिर बालाजी से लेफ्ट मारा, लेफ्ट मार के सीधा चप्पल रोड से निकाला उनको। तो चप्पल रोड से गलियों में, थोड़ा पतला गली है, उसमें सुनसान लगता है, थोड़ा घबराहट सी होती है। तो उसके बाद जब बाहर निकलने के बाद फिर बोले कितना टाइम लगेगा? मैंने सर बस यू टर्न मार के गेट पे लगा देता हूँ, आ ही गया समझे। हाँ, फिर वो उतरे हैं। उतरने के बाद तो स्टाफ, एक खाली गार्ड खड़ा था, गार्ड को बुलाते, बोले एक गार्ड, मैं बुलाया इधर आओ, बोले स्टाफ की तरफ, फटाक से बोला मैं सैफ अली खान हूँ। यानी वो बताया, अपने इंस्ट्रक्शन दिया, बोले फटाक से लाओ कि स्ट्रेचर वगैरह आया। एक पहले वो आया था बैठने का, तो उसमें नहीं बैठे, फिर अपना लेटने वाला स्ट्रेचर आया, उसमें फिर अपना फिर लेट गया। और देखिए, आपको बता दें सैफ अली खान की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। अपडेट ले लीजिए कैसे हैं सैफ अली खान। वो खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। आज उन्हें अस्पताल में वॉक कराया गया, उन्हें आईसीयू से निकालकर स्पेशल रूम में शिफ्ट जो है वो कर दिया गया है। उनकी हालत स्थिर है, वो बेटर हैं और वो रिकवर कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज जब लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने सैफ अली खान की हेल्थ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वो तस्वीरें, तो उन्होंने कहा कि वो शेर की तरह आए, खून से लथपथ थे, ये डॉक्टर्स ने कहा। उन्होंने सैफ अली खान को रियल हीरो बताया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ अली खान जब अस्पताल पहुंचे तो वो खून से बुरी तरह से लथपथ थे, खून निकल रहा था और ही वॉज वॉकिंग लाइक ए लायन, मतलब ये शब्द डॉक्टर्स के थे कि वो शेर की तरह चलकर अस्पताल के अंदर आए। वो अपने बेटे तैमूर के साथ ऑटो से अस्पताल पहुंचे। गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद भी वो पैदल चलकर ही अस्पताल के भीतर है, स्ट्रेचर तक नहीं लिया उन्होंने, ये डॉक्टर्स ने बताया। शेर की तरह लग रहे थे, रियल हीरो, खून से लथपथ। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ अली खान के शरीर पर हमलावर ने चाकू से 6 वार किए थे, जिसमें से 4 जख्म काफी गहरे थे, डीप थे। आगे सुनिए। सबसे गहरा जख्म उनकी रीढ़ की हड्डी में हुआ था। एक चाकू, उनकी रीढ़ की, चाकू का टुकड़ा उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी अंदर तक घुस गया था, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी करनी पड़ी। 5 घंटे तक चली, 5 घंटे। अच्छा, ये वो चाकू का टुकड़ा है। ये बताया गया कि सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के अंदर घुस गया था।
अब डॉक्टर्स का ऐसा कहना है साहब कि ये 2 मिलीमीटर और अंदर चला जाता तो फिर उनके लिए थ्रेटनिंग हो सकता था, क्योंकि स्पाइनल फ्लूइड लीक हो सकता था और उन्हें गंभीर स्पाइनल इंजरी हो सकती थी। मतलब 2 mm से बचे हैं सैफ अली खान। लेकिन डॉक्टर्स ने जो कहा ना आज वो आपको सुनना चाहिए कि वो जिस तरह से आ रहे थे, खून से लथपथ थे, ही वॉज वॉकिंग लाइक ए लायन। ये डॉक्टर्स के शब्द हैं, शेर की तरह आए, रियल हीरो। सुनिए। उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। 2 मिलीमीटर से बच गया, जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज ही इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। और मैंने जैसा आपको बताया बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं वो, खुद इतना इंजरीज के साथ छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महाकुंभ की। साहब कुंभ से कष्ट क्यों है? सवाल अब ये। लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई पूरी। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए। 10 पैसे की खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है। मुझे बता दो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? आखिरकार अखिलेश जी बताएं तो सही, कितने आंकड़े हैं, क्या आंकड़े हैं इनके पास? बात आंकड़ों की नहीं है जी, आंकड़े इनके पास हैं ही नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि आजकल ये जो ना वो रायता फैलाने वालों के साथ खड़े हैं। कि बात आंकड़ों की नहीं है, बात अकड़ की है। 7 करोड़, जी हाँ 7 करोड़ लोग 5 दिनों में अमृत स्नान कर चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनको लग रहा है साहब कि ये तो आंकड़ा फर्जी है। महाकुंभ में स्नान करने वाले 7 करोड़ श्रद्धालुओं का जो नंबर है ना, ये फर्जी है आंकड़ा है साहब। अखिलेश यादव जी को ऐसा लगता है योगी सरकार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों को लेकर गलत जानकारियां दे रही है। वैसे इससे पहले समाजवादी पार्टी के कई नेता और सांसद ने कुंभ में पैसे की बर्बादी के आरोप लगा चुके। पैसे की बर्बादी है साहब, कुंभ में जितना पैसा खर्च हो रहा है बर्बादी है। लोग आ नहीं रहे हैं, ट्रेनें खाली जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है ट्रेनें खाली जा रही हैं, आंकड़े फर्जी हैं। अखिलेश यादव ने तो ये आरोप तब लगाया जब कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पावन स्नान कर चुके हैं। योगी सरकार के मुताबिक महाकुंभ में कुल 5 दिन का आंकड़ा है, 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया है, जिसमें 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सबसे ज्यादा 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। जबकि एक दिन पहले 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2.25 करोड़। सिर्फ आज संगम में स्नान करने वालों का दोपहर आंकड़ा जो है वो 19 लाख तक पहुंच गया था। 7 करोड़ अब तक। अखिलेश यादव जी ने महाकुंभ पर योगी सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी सरकार का आंकड़ा फर्जी है, कई ट्रेनें खाली जा रही हैं। लोग कह रहे हैं उनको सीट नहीं मिल रही, रिजर्वेशन नहीं, लेकिन अखिलेश जी कह रहे ट्रेनें खाली जा रही हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का विरोध करते हुए हिंदू संगठनों और साधु संतों में काफी गुस्सा है। बयान सुनाते हैं आपको समाजवादी पार्टी को और उसको लेकर क्या रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए
कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। मुझे बता दो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? आखिरकार अखिलेश जी बताएं तो सही, कितने आंकड़े हैं, क्या आंकड़े हैं इनके पास? बात आंकड़ों की नहीं है जी, आंकड़े इनके पास हैं ही नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि आजकल ये जो ना रायता फैलाने वालों के साथ खड़े हैं। बात आंकड़ों की नहीं है, बात अकड़ की है। हमें अब अकड़ को नहीं देखना है, हमें देखना है कि देश की पकड़ कैसे बढ़े। लेकिन बात मजबूरी वोटों की है। वैसे इस बार कहा जा रहा है साहब कि आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है 7 करोड़। इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र में 1100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर मिनट के डेटा को अपडेट वो करते हैं। ये नहीं, प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को गिनती के लिए फ्लाइट, ट्रेन, बसेस, प्राइवेट गाड़ियों के डेटा भी तैयार किए जाते हैं। साथ ही नावों से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की भी गिनती की जा रही है। इसके साथ मेला क्षेत्र में बनाए गए कैंप और उसमें रहने वाले साधु संतों का भी आंकड़ा लगातार तैयार किया जा रहा है। और इसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है कि साहब कि 5 दिनों के अंदर अंदर 7 करोड़ लोग अमृत स्नान कर चुके हैं।